समाजशास्त्र में अपन ने कल क्या है, कल गोत्र परंपरा पढ़ा था और गोत्र की उत्पत्ति पढ़ी थी। गोत्र का अर्थ क्या है, परिभाषा, गोत्र के प्रकार और उसका महत्व। गोत्र में बस इतना ही है। इसके बाद गोत्र के बाद उन्होंने जो दूसरा हमको टॉपिक दिया है वो है वंश। देखा है नातेदारी, वंश और गोत्र परंपरा। तो गोत्र परंपरा को तो देख लिए हैं, अब देख लेते हैं वंश। और वंश के लिए जो शब्द यूज किया गया है लीनिएज, LINEAGE, लीनिएज। दरअसल सोशियोलॉजी में वंशानुक्रम के लिए दो शब्द होते हैं, एक लीनिएज होता है, एक डिसेंट होता है। तो ये डिसेंट वाला नहीं, ये किसको पढ़ना है हमको, लीनिएज को पढ़ना है। फिर होगी इसकी परिभाषा। देखो, वंश एक ऐसा रक्त मूलक तथा एक पक्षीय समूह है। वंश एक ऐसा रक्त मूलक और एक पक्षीय समूह है जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा से, जिसके सदस्य किसी ज्ञात, क्या लिखा कि वंश एक ऐसा रक्त मूलक तथा एक पक्षीय समूह है। रक्त मूलक तथा एक पक्षीय समूह है जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा, जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा, पूर्वजा मतलब समझ रहे हैं ना, माता पक्ष से यदि जोड़ने लगे तो, किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा से अपने पीढ़ीगत संबंधों की खोज करते हैं, अपने पीढ़ीगत संबंधों की खोज करते हैं। यह पूर्वज या पूर्वजा मिथकीय या धर्मशास्त्री व्यक्ति ना होकर, यह पूर्वज या पूर्वजा मिथकीय या धर्मशास्त्रीय व्यक्ति ना होकर, मिथकीय या धर्मशास्त्रीय व्यक्ति ना होकर 5-6 पीढ़ी वाला कोई वास्तविक व्यक्ति होता है। 5-6 पीढ़ियों वाला कोई वास्तविक व्यक्ति होता है। पांच छह पीढ़ी पहले का कोई वास्तविक व्यक्ति होता है। वास्तविक व्यक्ति होता है, ठीक है ना। ये देखो ये परिभाषा, अब हमने क्या लिखा है, परिभाषा में क्या लिखा है कि वंश एक ऐसा रक्त मूलक, ब्लड रिलेशन, वैवाहिक संबंधी इसमें शामिल नहीं है। परिवार की परिभाषा याद रखो, परिवार में हमने कहा था विवाह और रक्त संबंधियों से मिलकर परिवार बनता है। तो वंश तो परिवार से अलग हो गया, क्योंकि वंश में केवल और केवल क्या है, ब्लड रिलेटिव्स ही आते हैं। क्या लिखा है कि अपन ने रक्त मूलक तथा एक पक्षीय, एक पक्षीय होता है कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के पिता, पिता के पिता मतलब व्यक्ति के दादा,
इस दादा के पता मतलब व्यक्ति के परदादा। और पीछे चले जाओ तो फिर जो भी कहते हो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और पीछे चले जाओ तो देखो, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, छह पीढ़ी, बस ज्यादा से ज्यादा एक पक्ष ही है, दूसरा पक्ष इसमें नहीं आएगा। यदि माता से डिसाइड करोगे तो माता, फिर माता, माता पे जाओगे, केवल एक पक्ष ही है। ये रक्त मूलक है। तो देखो इसमें पिता, पिता की जो पत्नी है मतलब हमारी माता, नहीं देख रहे उनको, उनको नहीं देख रहे हैं, केवल एक पक्ष देखा जाएगा, ब्लड रिलेटिव है, और केवल क्या लिखा है, एक पक्ष ही है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है परिभाषा में, जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा से अपनी पीढ़ीगत संबंधों की खोज करते हैं। तो वही लिखा ना, ज्ञात पूर्वज। भाई आप अपनी पीढ़ी के पीछे जाओगे तो देखो, आपको आपके पिताजी का नाम पता है, आपको आपके दादाजी का नाम पता है, आपको आपके परदादा का नाम पता है, एक दो तीन चार, बस ज्यादातर लोग यहीं पर हैं। कुछ हो सकता है एक दो लोगों को उसके पहले की पीढ़ी का भी नाम पता हो, लेकिन पांच छह पीढ़ी से पुराना संबंध खोजना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर तो आप हो सकता है कोई राजा महाराजा के परिवार से संबंधित हो तो वो बात एक अलग है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति पांच छह पीढ़ी से पुराना संबंध याद नहीं रखता। हालांकि फिर वो कहने को तो हमने गोत्र परंपरा पढ़ी है कि हम उनने कहा कि ऋषि भरद्वाज के गोत्र के हैं, हम फलाने के गोत्र के, तो वो तो काल्पनिक हो गया। ये काल्पनिक और मिथ की नहीं होता है, क्या है, पांच छह पीढ़ी का कोई ज्ञात पूर्वज होता है। इसमें ये जो पूर्वज कोई धार्मिक व्यक्ति या मिथ की व्यक्ति नहीं है कि किसी ऋषि का नाम है, किसी कोई जानवर के गोत्र, कुछ नहीं है, वास्तविक व्यक्ति होता है। तो वास्तविक व्यक्ति तो हम क्या है, चार पांच पीढ़ी से पीछे जा ही नहीं पाते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं वंश परंपरा, एक पक्षी होती है। ये व्यक्ति से देखो, माता, आपकी नानी, परनानी, और ग्रेट पर परनानी, जो भी हो कह रहे हो, एक पक्ष, या तो इस साइड चल जाओ या इस साइड चल जाओ, दोनों में से किसी एक पक्ष को है। और यहां पर देखो, वास्तविक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी धार्मिक काल्पनिक मिथ की व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। मिथकी व्यक्ति में फिर गोत्र, तो देखो हमने जो कल गोत्र पढ़ा था, एक गोत्र के अंदर बहुत सारे वंश हो सकते हैं। भाई हो सकता है आपका गोत्र अलग हो, लेकिन आप अलग वंश के लोग, कुल जिसको कहते हैं, तो वो तो चार पांच पीढ़ी के बाद आपकी कोई जानकारी नहीं है ना। तो वंश के अंदर है गोत्र, एक गोत्र में बहुत सारे वंश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वंश अलग है, तुम्हारा वंश अलग है, हम अपने बाप दादाओं के नाम को याद रख रहे हैं, वही हमारा वंश हो गया, वही वंश क्रम हो गया, एक के पीछे एक के पीछे एक। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो, परिवार की अपेक्षा वंश विस्तृत होता है, वंश में साथ साथ रहना जरूरी नहीं है, वंश में साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। देखो परिवार में सामान्य निवास होता है, लेकिन यहां पर सामान्य निवास नहीं, व्यक्ति अलग अलग भी रह सकता है। एक गोत्र के अंतर्गत बहुत सारे वंश हो सकते हैं। वंश परिवार की अपेक्षा एक विस्तृत समूह होता है, इसमें साथ साथ रहना अनिवार्य नहीं है। एक गोत्र में बहुत सारे वंश हो सकते हैं।
देखो, समाजशास्त्र में नातेदारी की व्यवस्था, समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था की व्याख्या हेतु वंश क्रम सिद्धांत और वैवाहिक संबंध सिद्धांत को अपनाया जाता है। दो टाइप के सिद्धांत चलते हैं नातेदारी की व्याख्या में, एक वंश क्रम सिद्धांत और दूसरा वैवाहिक सिद्धांत या वैवाहिक बंधन सिद्धांत। वंश क्रम, वंश क्रम शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति एवं उसके पूर्वजों के बीच पाए जाने वाले, वंश क्रम शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति एवं उसके पूर्वजों के बीच पाए जाने वाले मान्य सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है। वंशक्रम शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति एवं उसके पूर्वजों के बीच पाए जाने वाले मान्य सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है। वंश क्रम सिद्धांत इस बात, वंश क्रम सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि, वंश क्रम सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि नातेदारी व्यवस्थाएं इस कारण चलती हैं कि, नातेदारी व्यवस्था इस कारण चलती हैं ताकि वंश समूह एक लंबी अवधि तक सत्ता में बना रहे। नातेदारी व्यवस्थाएं इस कारण चलती हैं ताकि वंश समूह एक लंबी अवधि तक सत्ता में बना रहे, लंबी अवधि तक सत्ता में बना रहे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वंश क्रम के कई रूप प्रचलित हैं, वंश क्रम के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे पहला लिखना एक पक्षीय वंश क्रम, एक पक्षीय वंश क्रम। देखो, इसमें जब वंश क्रम की गणना माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक पक्ष से की जाती है, जब वंश क्रम की गणना माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक पक्ष से की जाती है तथा दो में से एक पक्ष को पूर्णतः अनदेखा कर दिया जाता है, दो में से एक पक्ष को पूर्णतः अनदेखा कर दिया जाता है, तो एक पक्षी वंशक्रम कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, मातृवंशीय वंशक्रम, मातृवंशीय वंशक्रम और पितृवंशीय वंशक्रम।
देखो, मातृवंशी वंश क्रम में पिता की ओर से संबंधित सभी रक्त संबंधियों को छोड़ दिया जाता है। मातृवंशीय वंश क्रम में पिता की ओर से सभी रक्त संबंधियों को छोड़ दिया जाता है। जैसे खासी समुदाय। जैसे खासी समुदाय। पितृवंशीय में लिख लेना कि माता, पितृवंशी वंशक्रम के निर्धारण में माता की ओर से समस्त संबंधियों को छोड़ दिया जाता है। और लिख लेना परंपरागत भारतीय समाज। परंपरागत भारतीय समाज। एक पक्षी वंशक्रम, फिर दूसरा वंशक्रम लिखना उभय पक्षी वंशक्रम। उभय पक्षी वंशक्रम। उभय पक्षी वंशक्रम। देखो, इसमें एक व्यक्ति अपने संबंधी समूह, एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने संबंधी समूह अथवा नातेदारों की गणना बिना किसी एक पक्ष में अंतर करते हुए माता और पिता दोनों ओर से करता है। माता और पिता दोनों ओर से करता है। इसमें एक व्यक्ति अपने संबंधी समूह अथवा नातेदारों की गणना बिना किसी एक पक्ष में अंतर करते हुए माता और पिता दोनों ओर से करता है। समझ रहे ना, दोनों को मिला लिया। ये वंश की बात नहीं हो रही, वंश क्रम की बात हो रही कि जब व्यक्ति अपने वंश क्रम का निर्धारण करता है तो दोनों को कैलकुलेट कर लिया, तो उस आधार पे बता रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखना द्विपक्षीय वंश क्रम। द्विपक्षीय वंश क्रम। देखो, इसमें पितृवंशीय एवं मातृवंशीय दोनों वंश क्रमों को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है। इसमें मातृवंशीय एवं पितृवंशीय दोनों वंश क्रमों को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति एक समय में
इस व्यवस्था में एक व्यक्ति एक समय में अपने पिता के पैतृक समूह और माता के मातृक समूह से संबंधित होता है। पिता के पैतृक समूह एवं माता के मातृक समूह से संबंधित होता है। किंतु पिता के मातृक एवं माता के पैतृक समूह से उसका कोई संबंध नहीं रहता। किंतु माता के तो किंतु पिता के मातृक एवं माता के पैतृक समूह से उसका कोई संबंध नहीं रहता। उसका कोई संबंध नहीं रहता। देखो उभय पक्षी और द्विपक्षी एक से दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। उभय पक्षी में हमने क्या देखा? दादा दादी, नाना नानी, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, सबसे अपने आप को जोड़ रहे हैं। लेकिन द्विपक्षीय में क्या हो रहा है कि हमने क्या लिखा है कि पैतृक समूह मतलब अपने पिता के पैतृक समूह, मतलब दादा दादी से हमें कोई मतलब नहीं, दादा और इधर नानी, ऐसा लेके चलते हैं तो वो द्विपक्षीय हो जाता है। मतलब आपके पिता के जो मातृक पक्ष है उनसे कोई मतलब नहीं है, और जो माता का पैतृक पक्ष है उससे हमें कोई मतलब नहीं। माँ, माँ की माँ, नानी, नानी की माँ, उधर से कोई मतलब नहीं है, इधर दादी पक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो ये केवल दो पक्ष है, इसलिए उसको हमने द्विपक्ष कह दिया। इसमें सभी है, इसलिए इसको उभय पक्षी कहा गया है। ये द्विपक्षी है, केवल दादा और नानी लिखा ना, कि पिता के मातृक पक्ष एवं माता के पैतृक समूह से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो देखो ये वंश क्रम हो गया। गोत्र और वंश क्रम में अपन को इतना ही देखना था। तो देखो ये अपना